इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी का आज 5वां दिन था और आज हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े कुछ कैंडिडेट का डीवी हुआ था। तो जिसमें जोधपुर मंडल में जिनका डीवी हुआ था उनका रिव्यू के बारे में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं। और लगभग हर मंडल में डीवी का प्रोसेस सेम ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो आप समझ लीजिए जो भी आपका मंडल है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह से प्रिपेयर रहना है। शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। किस तरह से एंट्री मिल रही है, किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, किस तरह से बायोमेट्रिक होती है, सब कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी से रिलेटेड अपडेट दी जाती है। और पीएच कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका तो उनको मेडिकल जांच रिपोर्ट को लेकर जब भी शेड्यूल जारी होगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस को लेकर भी जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बात करने जा रहा हूँ जोधपुर मंडल में किस तरह से डीवी आयोजित की जाती है। देखो, आपका जहाँ भी डीवी लोकेशन है वहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो गेट पर आपका जो भी समय है उससे 1 घंटे या आधे घंटे पहले ये इस तरह से स्लिप लगी होगी बोर्ड, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, उसके सामने आपका स्लॉट टाइम, डीवी दल नंबर, जेडी लिस्ट सीरियल नंबर और सीक्वेंस नंबर दे रखे होंगे। तो आपको जब अंदर जाओगे तो वहाँ आपसे सीक्वेंस नंबर और दल नंबर भी पूछा जाएगा। इसलिए या तो ये आप याद कर लीजिए या फिर आप इसे मोबाइल में कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि जब अंदर पूछोगे तो आपको बताना होगा आपका सीक्वेंस नंबर कौन सा है। उसी के आधार पर आपको बायोमेट्रिक स्लिप दी जाएगी। आप अलग से बायोमेट्रिक स्लिप ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लेके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक स्लिप दे दी जाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा सीक्वेंस नंबर कौन सा है और उसी के आधार पर आपको बायोमेट्रिक स्लिप दे दी जाएगी। क्योंकि बायोमेट्रिक स्लिप में आपका नाम, पिता का नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर ये प्रिंट किए हुए होंगे। तो वो आपसे सीक्वेंस नंबर पूछेंगे और उसी के आधार पर उनको पता चलेगा कि आप सेम कैंडिडेट हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको जब स्कूल में एंटर करोगे तो उससे पहले आपको सीक्वेंस नंबर, जेडी लिस्ट सीरियल नंबर और डीवी दल नंबर है वो चेक कर लेना है। उसके बाद आपको अंदर पहुंचना है। उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूं बायोमेट्रिक स्लिप कैसी होती है, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताने जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं कैंडिडेट स्लिप यही होती है, बायोमेट्रिक स्लिप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, जो बार लगा हुआ था बोर्ड उस पर आपने सीक्वेंस नंबर देखे, जैसे कि यहाँ पर एक है 142। तो आप जब उन्हें बताओगे हमारा सीक्वेंस नंबर ये है तो उसी के आधार पर वो आपका नाम, पिता का नाम, एप्लीकेशन नंबर मैच कर पाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ होगा, प्रिंट में आपका नाम, पिता का नाम, एप्लीकेशन नंबर, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर और रिजल्ट में आपकी जो मेरिट नंबर थी वो लिखी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपका डीवी जो जिस डेट पर है वो डेट लिखी होती है और डीवी का समय दे रखा होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दस्तावेज सत्यापन दल संख्या है वो दे रखा होता है। आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, उसके बाद आपके पास जो स्लिप होगी उस पर भी इस तरह से हॉलमार्क किया हुआ होगा जिस तरह से इस पर किया हुआ है। अब मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से शुरुआत होती है और किस तरह से एग्जिट किया जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है, सबसे पहले सेंटर पर जाने के बाद जहाँ आपके टाइम से आधा घंटा पहले इस तरह की लिस्ट लगेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्कूल के बाहर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें आपको सीक्वेंस नंबर देखना है। वहाँ खुद का नाम और रोल नंबर ढूंढ लेना है और फ़ोन में फ़ोटो खींच लेना है, क्योंकि आपसे अंदर जब जाओगे तब वहाँ पर आपको सीक्वेंस नंबर और डीवी दल नंबर है वो पूछेंगे। अगर याद रहता तब तो ठीक है, नहीं तो आप फ़ोटो खींच लीजिए। फिर आपको अंदर एक टिन शेड होगा, वहाँ पर बैठाया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट जमा करने को बोला जाएगा। यानी कि वो बताएंगे उस सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना। अगर वो बता रहे उस क्रम में अगर आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जमा है तो आपको उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वो हॉल में 76 का ग्रुप बनाकर कैंडिडेट को भेजते हैं, जहाँ एक टीचर आपके डॉक्यूमेंट नॉर्मल चेक करके आपके मोबाइल नंबर और साइन करवाकर आपका बायोमेट्रिक स्लिप देगा। यानी कि जो आपको बायोमेट्रिक स्लिप मिलेगी उसके लिए सबसे पहले जो एक 76 का ग्रुप हॉल में जाएगा उसी तरह आपको भी भेजा जाएगा और वहाँ पर एक टीचर आपके पहले नॉर्मली डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर लेंगे और आपसे साइन करवाएंगे। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक स्लिप दे देंगे। बायोमेट्रिक स्लिप किस तरह की होगी वो मैंने अभी आपको बता दिया है, जिसमें आपको वो सीक्वेंस नंबर पूछ कर देंगे। यानी कि वो आपसे पूछेंगे सीक्वेंस नंबर कौन सा है, जो कि आपके स्कूल के बाहर बोर्ड लगा हुआ उस पर लिखे हुए हैं, वो आप बताएंगे और आपको उस आधार पर बायोमेट्रिक दे दी जाएगी स्लिप। उसके बाद आपको दूसरे गेट से आगे भेज देंगे जहां आपकी बायोमेट्रिक होगी और बायोमेट्रिक सही होने पर जो ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हॉलमार्क बताया है वो हॉलमार्क लगा हुआ होगा।
फिर आपको बायोमेट्रिक के पास बैठे व्यक्ति से रजिस्टर में एंट्री करवाना होगा और उसके बाद अपने दल के कमरे में जाना है। यानी कि आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होगा, उसके रजिस्टर में आपको एंट्री करवाई जाएगी और उसके बाद आपको दल के कमरे में जाना होगा। बायोमेट्रिक स्लिप लेने में जो आगे रहा उसका डीवी पहले, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सीक्वेंस नंबर पीछे है तो आपका डीवी बाद में होगा, ऐसा नहीं है। 76 का ग्रुप भेज रहे, जैसे कि 1 से 76 का ग्रुप भेजा है, लेकिन उसमें जो सीक्वेंस नंबर 75 नंबर पर है वो सबसे आगे बैठा है, तो पहले स्लिप उसे ही मिलेगी और उसी का डीवी पहले होगा। अब आपको चेकलिस्ट किस क्रम में रखनी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, पात्र अपात्र वाली चेकलिस्ट आपको मालूम होगी। एक चेकलिस्ट है जो स्टूडेंट स्वयं द्वारा भरी जाती है, उससे पहले एक और चेकलिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है पात्र या अपात्र। वो उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो खाली रखनी है, वो अपने आप भरेंगे। बायोमेट्रिक स्लिप की ज़रूरत नहीं है, फिर भी खुद ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये चेकलिस्ट भरकर फोटो चिपकाकर, चेकलिस्ट आपको मालूम है वो चेकलिस्ट आपको स्वयं को भरनी है, उस पर फोटो चिपकानी है, और जिसमें 10th के अलावा भी अगर कोई शैक्षणिक योग्यता लगानी है तो 10th के जस्ट बाद ही लगानी है, और उनके बारे में डिटेल नीचे हाथ से लिखकर देखो। आपके पास चेकलिस्ट या तो 15 कॉलम वाली होगी या 16 कॉलम वाली। अब अगर कोई कैंडिडेट 10th के साथ 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, RSCET सर्टिफिकेट ये भी अटैच करना चाहता है, तो वो जो 10th की आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए उसी के साथ उनको अटैच करना है। अब चेकलिस्ट में वो शो कहाँ करना चाहते हैं, अगर अलग से आप लिखना चाहते हो तो जो नीचे खाली जगह रहती है चेकलिस्ट कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर आप लिख सकते हैं, और वो प्रश्न संख्या आपने जो सेट बनाए उसमें कहाँ से कहाँ तक है वो भी वहाँ पर आपको बताना होगा। जारी करने की तिथि आपके डॉक्यूमेंट के कौन सी है, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी होती है, वो आपको वहाँ पर लिखनी होती है। चेकलिस्ट के बाद स्क्रूटनी फॉर्म जो ऑनलाइन भरा है वो लगाना है, उसके बाद ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म जिस पर फोटो लगाना है और साइन भी करने हैं, आधे फोटो के ऊपर आधे बार, और अगले पेज पर गैजेट ऑफिसर के साइन करवाने। यानी कि चेकलिस्ट के बाद जो स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा है वही आपको लगाना है, उसके साथ ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म बहुत साथी पूछ रहे थे ऑफलाइन वाला अटैच करना है या ऑनलाइन वाला, तो जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में भरा था ऑनलाइन वो अटैच करना है, जिस पर फोटो भी लगानी है और साइन भी करना है। साइन आपको फोटो के ऊपर आधा और आधा फोटो के नीचे करना है। अगले पेज पर गैजेट ऑफिसर के साइन भी करवाने हैं। उसके बाद जो स्क्रूटनी फॉर्म की फीस रसीद है वो उसकी आपको लगानी है। उसके बाद मूल निवास और उससे संबंधित एफिडेविट वगैरह हो तो लगाना है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट का मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो उसको उसके साथ एफिडेविट भी लगानी है, और वो मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही लगाएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र 4th ग्रेड के फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, देखो मैंने जाति प्रमाण पत्र के बारे में हर वीडियो में बताता हूँ, आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो आपको एफिडेविट लगाना होगा, चाहे आप SC के हो, ST के हो, OBC के हो, MBC के हो। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ, चाहे वो कभी कौन सी भी डेट का बना हुआ, तो फिर आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि SC ST का जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन इस बीच अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर, MBC नॉन क्रीमिलियर से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो फिर आप एफिडेविट से काम चला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक। अगर उससे भी ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। अगर अन्य श्रेणी में अगर आप पर लागू नहीं हो रहे तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली छोड़ देना है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हुआ, PH कैंडिडेट हुआ, महिला के लिए विधवा परित्यक्ता वाली कैटेगरी हुई है, एक्स सर्विसमैन हुआ, उसमें अगर आप पर लागू नहीं हो रहा है तो उसको आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद जहाँ से भी आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको लगानी है, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र और जो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन ये सब डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी लगानी है। ये ओरिजिनल वहाँ सबमिट नहीं होंगे, ओरिजिनल वहाँ चेक करके आपको वापस दे दी जाएंगी, लेकिन जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 जारी चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको ओरिजिनल ही लगाने हैं। मैं सेट फर्स्ट बता रहा हूँ किस तरह से आपको बढ़ना है। उसके बाद वचनबद्ध जिसमें आप धूम्रपान गुटखे का सेवन नहीं करते हो, और संविधान शपथ पत्र जो पहले सादे कागज पर प्रिंट निकाल कर भरे थे वो आपको लगाना है। उसके बाद दहेज संबंधी घोषणा पत्र के लिए आपको मालूम है 50 रुपये के नोटरी स्टाम्प पर आवश्यकता है, और जो भी हैं आप, यानी कि सभी कैंडिडेट के लिए लागू है दहेज संबंधी घोषणा पत्र, चाहे परित्यक्ता महिला हो, विधवा महिला हो, या विवाहित कैंडिडेट हो या अविवाहित कैंडिडेट हो, सभी के लिए लागू है। इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, अगर जिन्होंने फॉर्म में विवाहित लगा तो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, लेकिन जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ तो उनको फॉर्मेट शपथ पत्र का दे रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वो आपको लगाना है। उसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र विवाहित अविवाहित सभी के लिए है, जिस पर गैजेट ऑफिसर के साइन होने चाहिए, यानी कि संतान संबंधी घोषणा पत्र भी चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो लगाने सभी को है, और उस पर गैजेट ऑफिसर के साइन होने चाहिए। इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र,
विकल्प पत्र देखो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2 खाली प्रिंट पास रखना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दल प्रभारी पर निर्भर करता है कि वो मांग भी ले तो हाथों हाथ आप भर सके। विकल्प पत्र वैसे उनको चाहिए होता है जिनका सिलेक्शन नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों में हो चुका है, तो उनके लिए ये जरूरी होता है। और हैंड रिटन वाला फॉर्मेट वो भी अगर आपका अटैच है फिर भी उसका एक खाली प्रिंट अपने पास रखें, क्योंकि वहाँ पर दल प्रभारी पर डिपेंड करता है, वो उनकी जच जाए तो वो कभी भी भरवा सकते हैं हाथों हाथ। आईडी प्रूफ कोई भी चलेगा, लेकिन बायोमेट्रिक के लिए तो आधार कार्ड ही कंपलसरी है, यानी कि आपको आईडी प्रूफ कोई भी लेके जाना, लेकिन आधार कार्ड भी लेके जाना कंपलसरी है, क्योंकि बायोमेट्रिक के समय आपका आधार कार्ड जरूरी होता है। बाकी आईडी प्रूफ के लिए आप कोई भी लेके जा सकते हो, चाहे पैन कार्ड लेके जाओ, राशन कार्ड लेके जाओ, वोटर कार्ड लेके जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ। इन सभी डॉक्यूमेंट की जारी दिनांक स्क्रूटनी फॉर्म में भी आपके भरी हुई होगी, वहाँ से डॉक्यूमेंट से पुनः मिलान करके चेकलिस्ट में भर सकते हैं। देखो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो वहाँ जारी दिनांक आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसमें भी लिखा था, तो वहाँ से भी आप मिलान करके चेकलिस्ट में वापस भर सकते हैं। आधार कार्ड में जहाँ आपका नाम है उसके पास उसकी जारी दिनांक लिखी हुई है। आधार कार्ड में जहाँ आपका नाम है उसके पास आपको उसकी जो डेट जारी हुई वो डेट जारी हुई लिखी होनी चाहिए। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास रख लेना, क्योंकि किसी से मांगे जा रहे हैं तो किसी के द्वारा नहीं मांगे जा रहे, तो डिपेंड ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लेके जा रहे हैं नहीं लेके जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि जब आपका नंबर आए आपसे पूछ लें। सभी डॉक्यूमेंट के क्रम से बांध कर आप घर से ले जाओगे, उतना आपका काम जल्दी होगा। बाकी धागे और सुई की व्यवस्था वहाँ पर भी है, यानी कि अच्छा रहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट क्रम से जमाएं, क्योंकि वहाँ पर जोधपुर मंडल में फोटोकॉपी की दुकान आपके सेंटर से आधा किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर भी भीड़ लगी होती है और लाइट की भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए फोटोकॉपी करवाने में भी आपका समय लगेगा, जिससे कि डीवी में आप कहीं वंचित ना हो जाओ। तो इससे बढ़िया है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट है वो घर से बनाकर ही लेके जाएँ। शपथ पत्र भी जो आवश्यक है बनवा कर ले जाए, फिर 3 से 4 किलोमीटर दूर है स्कूल से कोर्ट, यानी कि एफिडेविट भी जहाँ पर आपको ज़रूरत है वो बनवा कर लेके जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर फिर 3 से 4 किलोमीटर दूर कोर्ट है, वहाँ से फिर आपको बनवाना होगा। चेकलिस्ट में दिखाया गया इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट रह जाए या ऐड करने को बोले तो आप उसको सबसे लास्ट में ऐड कर सकते हैं। देखो अगर चेकलिस्ट में दिखाया गया उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट वो पूछ ले और आपके पास वहाँ पर अवेलेबल है और वो पूछे इसको भी ऐड कीजिए, तो उसको आप सबसे लास्ट में ऐड कर सकते हैं। पहले सेट के सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवा के ही दूसरा सेट बनाना है, यानी कि दूसरा सेट, पहला सेट जैसे ही बन गया उसकी फोटोकॉपी कर दो, बन जाएगा आपका दूसरा सेट। स्क्रूटनी फॉर्म के पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक सभी पेज पर दोनों सेट में नंबर लगाने हैं राइट साइड में, और वहीं आपको चेकलिस्ट में लिखने हैं, यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म का पहले पेज से लेकर आपके सेट फर्स्ट में जो लास्ट पेज है वहां तक के सभी पेज पर आपको दोनों सेट में नंबर लगाने हैं, और वही नंबर आपको कहां पर लिखना है, जो चेकलिस्ट है उसके आगे। सेट फर्स्ट में स्क्रूटनी फॉर्म से लेकर लास्ट पेज तक जिन डॉक्यूमेंट पर अपने पहले साइन कर दिए हैं एक बार, उनके अलावा सभी डॉक्यूमेंट पर साइन करने, यानी कि सेट फर्स्ट में स्क्रूटनी फॉर्म से लेकर लास्ट पेज तक जिन डॉक्यूमेंट पे पहले से आपके ऑलरेडी साइन है उनको छोड़कर बाकी के डॉक्यूमेंट पर भी आपको अपने साइन करने हैं, और सेट सेकंड है उस पर हर पेज पर साइन करने हैं, क्योंकि उसमें सब फोटोकॉपी होगी तो उसमें आपको हर पेज पर अपने सिग्नेचर करने हैं, और इस तरह से आपकी डीवी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट क्रम से जमाए हुए हैं, सभी डॉक्यूमेंट आपके साथ है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में आपकी डीवी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपके एफिडेविट नहीं बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट सभी नहीं है, तो फिर समय लगेगा, 20 से 25 मिनट भी लग सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, और जब आपका नंबर आए तब डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए होने चाहिए, जिससे कि वहाँ पर भागा दौड़ी ना हो, क्योंकि कोर्ट एफिडेविट बनाने के लिए कोर्ट आधा किलोमीटर दूर, सॉरी कोर्ट है वो 2 से 3 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जो आपका स्टेशनरी पर आप फोटोकॉपी की दुकान है वो आधा किलोमीटर दूर है, फिर आपको वहाँ भागा दौड़ी होगी इतनी गर्मी में, तो इससे बढ़िया है कि आप डॉक्यूमेंट पहले से बना के ही लेके जाइए। अब इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिन भी कैंडिडेट का PH कैटेगरी वालों का जिनका DV कंप्लीट हो चुका उनके मेडिकल जाँच रिपोर्ट लेकर जब भी आएगी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।